हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं इंग्लिश के 2024 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया यानी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो उसको हम लिखने वाले हैं। देखिए, आपको जो बोर्ड पेपर में 3 या 4 सेंट्रल आइडिया दिया जाता है, जिसमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखवाना होता है। ठीक है, तो हम सारे सेंट्रल आइडिया को लिखवाएंगे और तीनों के तीनों आपको बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है, 3/3 यानी तीनों के तीनों आएंगे और आपको लिखना सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, ये देखिए बोर्ड पेपर में 101% यही आएगा। देखिए, ये गारंटी है कि 101% लिखने का मतलब कि पूरा गारंटी है कि यही सेंट्रल आइडिया आएगा जो मैं आज लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो सेंट्रल आइडिया है वो किस चीज़ का, इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया है और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। और ये आपको कितने नंबर में पूछा जाता है, तो 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सेंट्रल आइडिया आपका तैयार हो जाएगा और आप 4 में 4 यानी फुल मार्क्स आप पा सकते हैं। ठीक है, आपको 100% मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे, एक भी नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए, तो उसके बाद देखिए, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ नो, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, डस्ट ऑफ नो सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले देखिए सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय बिंदु। ठीक है, केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय बिंदु। इसमें हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल जैसे एक पाठ का कहानी होता है, कहानी के तौर पे हम इसको यदि याद कर जाते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है और हम इसको आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए डस्ट ऑफ नो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है पोएट्री का। इसका चैप्टर का कहानी क्या है, यदि आपको पता है तो ठीक है, आप पता है तो आप आसानी से लिख लेंगे, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इसकी कहानी क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कवि जो मूड खराब था, एक कवि थे जिनका मूड खराब था, तो वो रास्ते में जा रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, जिस पर तो रास्ते में जब जा रहे थे तो एक धतूरे के पेड़ था जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था। क्या था, एक कौवा बैठा हुआ था यहाँ पे धतूरे के पेड़ के ऊपर। धतूरे के पेड़ के वो हिलाता है, क्या करता है, धतूरे के पेड़ को कौवा हिलाता है तो उस पर बर्फ के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े बिखरने लगते हैं। ऐसे देख करके कभी चेयरफुल हो जाते हैं यानी प्रसन्नित हो जाते हैं और प्रसन्नित हो करके जो समय शेष बचता है उस समय को खुशी से बिताते हैं। ठीक है, यही इस पाठ का सारांश है, यानी कि कहानी है, यही पूरे चैप्टर में लिखा गया है। तो देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द पोयम, यानी कि द पोयम यानी कविता। डस्ट ऑफ नो, ये क्या है, चैप्टर का नाम है, डस्ट ऑफ नो। ठीक है, इस चैप्टर को नाम को आप हमेशा ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, यानी कि हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि चेक करने वाले का नज़र डायरेक्ट इसी पे पड़े। ठीक है, डस्ट ऑफ नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट। देखिए, कंपोज्ड मीन्स होता है रचना। ठीक है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट। देखिए, ये जो कविता है डस्ट ऑफ नो वो रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा रचा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फॉस्ट के लिए द्वारा। ये 2 बातें आपको बिल्कुल लिखना है, इसको याद कर लीजिएगा कि चैप्टर का नाम और कवि का नाम, एकदम 100% इसको लिखना है। यदि आपको कुछ नहीं आता है, इतना भी लिख देते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दिस पोएम, इस कविता में द वांट्स दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन। देखिए, द वांट्स चाहते हैं, दैट कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट कुछ निश्चित क्षण ऑफ एक्शन विच आर सिंपली हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। देखिए, कुछ ऐसे समय होते हैं जो होते तो बहुत साधारण है लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, ये लाइन कह रही है कि कुछ ऐसे समय होते हैं जो बहुत साधारण होते हैं बट उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, दे कैन चेंज, वो बदल सकते हैं द मूड ऑफ लाइफ। द मूड यानी कि दिमाग, आर लाइफ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के जीवन को। देखिए, कुछ ऐसे समय होते हैं जो मूड को चेंज कर देते हैं या पूरे जीवन को ही चेंज करते हैं। ठीक है, द वे ए क्रो, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा चैप्टर से ले लिए हैं। द वे ए क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव हिम ए आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट
बिकम चीयरफुली एंड डू समथिंग यूजफुल। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कौवा था धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा था, उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है तो क्या होता है, उससे बर्फ के छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं। क्या होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं। द पोएट इंस्पायर्स, यानी कि जो पोएट के इंस्पायर्स थे एंड गिव हिम द आइडिया ऑफ शेक, वो क्या एक उपाय दे देते हैं ऑफ हिज डिस्पायर थॉट। देखिए इंस्पायर मीन्स होता है बिखरना, जब वो बिखरते हैं पोएट के ऊपर या बिखर जाते हैं तो उनके दिमाग में एक उपाय आ जाता है ऑफ हिज डिस्पायर थॉट, उनकी उदासपूर्ण सोच में। देखिए उनकी उदासपूर्ण जो सोच थी उसमें एक उपाय आ जाता है बिकम चेयरफुली, और वो प्रसन्न हो जाते हैं एंड डू समथिंग यूजफुल, और जो समय बचा होता है उससे प्रसन्नतापूर्वक बिता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंट्रल आइडिया था बिल्कुल हमने शॉर्ट में लिखा है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने कोई भी हार्ड वर्ड यूज नहीं किया है, बिल्कुल आसान वर्डों का प्रयोग किया है इस सेंट्रल आइडिया में। और मैं सारे चीज़ को मीनिंग में बता दिया, जैसे कंपोजिट का क्या हुआ, वांट्स का क्या हुआ, समटाइम्स का क्या हुआ, सर्टन का क्या हुआ, मोमेंट का क्या हुआ। ठीक है, ऐसे सिंपल का सिग्निफिकेंस है, जो भी थोड़ा हार्ड वर्ड है उसका सारे का मैंने अर्थ भी बता दिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम चलेंगे अगले नंबर सेंट्रल आइडिया पे। तो देखिए यदि इस सेंट्रल डस्ट ऑफ नो वाले सेंट्रल आइडिया में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बता दीजिए कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं है। ऐसे तो मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बताया है जो आपको समझ में ना आया, हर वर्ड मैंने ऐसे बताया है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर है फायर एंड आइस। देखिए फायर एंड आइस जो है चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फायर एंड आइस क्या कहता है और फायर एंड आइस में क्या करना होता है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। ये देखिए हम एक डस्ट ऑफ स्नो लिखा है और दूसरा फायर एंड आइस का लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड पेपर में आएगा, 100% गारंटी है कि आएगा। देखिए सेंट्रल आइडिया, द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए अब इसमें भी क्या करना है, इसका फायर एंड आइस जो चैप्टर है उसको इसके द्वारा रचा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये भी क्या है, सेम वही कवि का लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द्वारा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर का नाम फायर एंड आइस। देखिए आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो आप दो चीज़ जरूर पहले याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम और कवि का नाम। चैप्टर क्या है और उसके कवि कौन है। ठीक है, यदि आप इतना दो चीज़ याद करते हैं और थोड़ी बहुत आपको पूरे चैप्टर से कहानी याद आती है, थोड़ा बहुत लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। आपको कोई भी एक मार्क्स भी नहीं काटेगा, बट आप लोग चैप्टर का नाम और क्या रचना उसके कौन रचयिता है यानी किसने रचना किया है, कौन लिखे हैं, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेट्रेड। देखिए जो पोएट है यानी कवि है, इक्वेट्स तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं फायर विथ डिजायर। जो फायर है, फायर को डिजायर के साथ, किसके साथ, डिजायर के साथ, एंड आइस विथ हेट्रेड, और जो आइस है आइस को हेट्रेड के साथ। ठीक है, तुलना कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए बोथ ऑफ दीज, इन दोनों में से आर ग्रोइंग यानी बढ़ते जा रहे हैं, इन दोनों क्या है, बढ़ते जा रहे हैं विथ इनॉर्मस स्पीड इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग। यदि यह इसी प्रकार से बढ़ते गए और इसको हम चेक नहीं करते हैं, द वर्ल्ड विल पेरिस, तो वर्ल्ड क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, वर्ल्ड यानी संसार नष्ट हो जाएगा। सो मस्ट वी रिटेन और डिजायर एंड लव और फिलो विंग्स, इसलिए हमें अपने डिजायर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और नियंत्रित करना चाहिए और अपने आसपास में बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि डिजायर और आइस की, डिजायर का आइस के साथ तुलना किया जा रहा है, और नहीं देखिए फायर का डिजायर के साथ और आइस का हेटेड के साथ। ठीक है, देखिए फायर और डिजायर, आइस और हेट में क्या होता है, घृणा होता है। क्या होता है, घृणा। यदि आप किसी से घृणा करते जाते हैं या आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, डिजायर क्या है, इच्छा, यदि आपकी इच्छाएं पे कंट्रोल नहीं होती है तो आप सुनिए, आज आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि अगले दिन हम 200 रुपये कमाएं, 500 रुपये कमाएं, 1000 रुपये कमाएं, 1 लाख कमाएं, 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक, लेकिन आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो हेटेड यानी घृणा, यानी एक दूसरे से घृणा करना भी क्या है, यह आइस और हेट की तुलना की। ठीक है, घृणा भी बढ़ती जा रही है और ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग यानी बढ़ता जा रहा है विथ इनॉर्मस स्पीड, बहुत तीव्र गति से। ये जो है
बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। वी डोंट चेक, यदि हम इसको चेक नहीं किए, देम फ्रॉम ग्रोइंग, और ऐसे ही बढ़ने दिए तो वर्ल्ड विल पेरिश, तो क्या होगा, संसार एक नष्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट रिटर्न, इसलिए हमें चाहिए कि डिजायर एंड लव, कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर जो चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया लिखने वाले हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये है अमंडा। क्या है, अमंडा, जो तीसरा नंबर, हमने 2 सेंट्रल आइडिया लिख लिया है और तीसरा लिखे। देखिए ये तीनों के तीनों 3/3 आपको पेपर में आएंगे, इसमें से सिर्फ आपको एक तैयार कर लेना है, एक ही आपको लिखना होगा। तैयार तो तीनों करके जाइएगा, तीनों आएंगे, बट आपको सिर्फ एक ही लिखना है, और वही आपको फुल में फुल मार्क्स दे देंगे, यानी कि 4 नंबर का आता है और 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप सेंट्रल आइडिया और पोएम ये 2 चीज़ तैयार कर लीजिएगा और सारी चीज़ ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसे भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अमंडा क्या है, अमंडा किसकी रचना है, किसने लिखा है, तो रोबिन किलिन का। किसका, रोबिन किलिन का लिखा गया है अमंडा। ठीक है, देखिए अब इसका हम सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, देखिए हाउ ए चाइल्ड इज कंस्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में क्या होता है, पोएम रिवॉल्व्स यानी कि आसपास, अराउंड यानी कि आसपास के, हाउ ए चाइल्ड इज कंस्टेंटली यानी किस प्रकार से लगातार, नेग्ड बाय हर मदर अपने माता के द्वारा क्या कहते हैं, सताई जाती है। किस प्रकार से सताई जाती है, उन्हें आसपास की सारी चीज़ों के बारे में बता करके। दी पोएट सिट्स लाइट्स ऑन ए चाइल्ड ऑलवेज मॉन्टेन एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शन, वो आज जो भी छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान देती है और उनसे क्वेश्चन पूछा करती है, कि इससे अपने बच्ची से, छोटी सी बच्ची से क्वेश्चन पूछ करके उनको सताती है। क्वेश्चन हर एक्शन बाय हर मदर, देयरफॉर अमंडा ड्रीम्स टू गेट ऑलवेज फ्रॉम हर ट्रबल्स, इसलिए अमंडा स्वप्न देखती है कि वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, इस कठिनाई से मुक्त हो जाए, हमेशा के लिए इस कठिनाई से मुक्त हो जाए। क्योंकि उनकी माता जो थी वो चाहती थी कि अमंडा एक अच्छा इंसान, अमंडा नहीं बल्कि बच्ची एक क्या बने, अच्छा इंसान बने, और वो छोटी आसपास की सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा एक सेंट्रल आइडिया था। तो आप लोग इन तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिएगा, आपको बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें और बोर्ड पेपर में छाप के आ जाएं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।